हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपका यहां पे पॉलिटेक्निक का क्लास शुरू कर दिया हूं, खास करके बिहार पॉलिटेक्निक। और आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, लगभग सबका सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो फिर आपको मैं बताया था सिलेबस वाली वीडियो में कि पॉलिटेक्निक के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम निकालना है पॉलिटेक्निक में 2021 में या जब भी हो, ठीक है, तो उसमें जो सिलेबस में बताया था 9th 10th ये दोनों कॉम्बिनेशन होया होता, ठीक, पूरा कंबाइन होया होता। तो यही दोनों सिलेबस मिला करके पढ़ना है। फिलहाल 10th का बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, तो मैं अभी फोकस करूंगा 9th पे, क्योंकि मैं देखा हूं आपको वो भी मैं करवा दूंगा। सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, उस क्वेश्चंस में मैंने ये देखा है कि उसमें 9th का फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और केमिस्ट्री का जो है कंपाउंड वाला जो क्वेश्चन आता है फार्मूलाज, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं उसी को इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बंदा 9 में हो या जो बंदा 10 में है, तो जो आपके भाई हो, पड़ोसी हो 9 वाले, उनको भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो, ताकि उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही क्लियर होने वाला है। तो 9 का जो भी आपका चैप्टर है फिजिक्स का, तो मैं सबको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट यानी कि मात्रक। इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, हर चैप्टर से। तो मात्रक, आप सबसे पहले ये जाने कि मात्रक कहते हैं किसको। तो मैं यूं ही आपको बताता हूं। जो भी क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज बोले तो जो राशियां हैं, राशियां क्या होता है, जैसे कि लंबाई हो गया, है ना। जैसे कि हमको लंबाई नापना, कोई चीज़ की लंबाई नापना है, किसी चीज़ की लंबाई नापना है, तो हम उसको क्या करते हैं, मीटर लेते हैं, लंबाई नापते हैं। कोई आपका द्रव्य टाइप का कोई पदार्थ है, जैसे पानी, तो पानी को नापते हैं, यानी कि केजी, उसको बोलते हैं लीटर बोलते हैं, केजी बोलते हैं ना। तो इस तरह से टेम्परेचर बॉडी को नापते हैं, एम्पियर देखते हैं विद्युत बल्ब में। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, लंबाई, आपका द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, एम्पियर हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब क्या है, ये सब है क्वांटिटीज है, राशियां हैं, इनका मात्रक। तो उन राशियों को जिस मात्रक में मापा जाता है उसको बोलते क्या, मात्रक, ठीक है। जिस क्वांटिटीज में मापी जाती है, जिस राशियों को जिसमें व्यक्त किया था, वही कहलाता आपका मात्रक, ठीक है। जैसे कि हम कोई चीज़ लंबाई है, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, इसका मात्रक हो गया। लंबाई राशि है, अब मीटर क्या हो जाएगा, उसका मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान है, द्रव्य कोई चीज़ है तो किलोग्राम है, द्रव्य को हम लोग क्या किलोग्राम में मापते हैं। तापमान है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं या सेल्सियस में मापते हैं। तो ये सब क्या हो गया, मात्रक हो गया। फिलहाल उसके बारे में हम जानते हैं, डिटेल्स जानेंगे फिलहाल उसके बारे में। उसके बाद देखें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, जो हम देख रहे हैं, जो फिजिक्स में जिस नियमों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना, वही हमारा भौतिक राशियाँ होता है। फिजिक्स में जिस नियमों को व्यक्त करने के लिए हम लोग जिन राशियों को इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा क्या होता है, भौतिक राशियाँ कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो टाइप का होता है जी, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। आधारी राशियाँ होती क्या है, आधारी मतलब यहाँ पे है जो इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र हो, ठीक है। मतलब एक ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए एकदम स्वतंत्र है, उनको किसी दूसरी राशि की आवश्यकता ना पड़े, वो हो गया आपका क्या, बेसिक क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न से पता क्या चल रहा है, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हो रहा कोई चीज़ से, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, मतलब कि इनको व्यक्त करने के लिए बेसिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आधारी राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमको बेसिक क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों अब जानते हैं कि आधारी राशियाँ हैं कितने प्रकार के, ठीक है। इसके बाद तो पहले अभी ये जानते हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, मात्रक की जो पद्धति है, उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जानते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आधारी जो राशियां हैं, आधारी राशि मैंने क्या बताया, जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि लंबाई इंडिपेंडेंट, चूंकि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, अभी बताऊंगा मैं। द्रव्यमान है, उसका मात्रक किलोग्राम है। मतलब मीटर बनाने के लिए हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आप आते हैं इधर व्युत्पन्न राशि की तरफ, डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ, तब वो राशियां क्या है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको आधारी राशि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का कोई राशि यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल को व्यक्त कैसे करेंगे,
क्षेत्रफल को कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको भी अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब में जैसे क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, घनत्व में हो जाएगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला समझ ली, सीधा सीधा समझे कि जिसका फॉर्मूला बनता है, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई को भी मापते देंगे मीटर में और चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसा समझ में। अब क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया, बहुत सारा है जो भी फॉर्मूलाज बनेंगे, फॉर्मूला वो सब आपका जब बनेगा सब व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो आधारी राशियां हैं वो एकदम स्वतंत्र आधारी राशियां के मदद से ही ये व्युत्पन्न राशियां जो है बनेगी, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आधारी राशियां कौन कौन है। अभी हम बताएंगे आधारी राशियां कौन कौन है और आपको व्युत्पन्न राशियां भी बताएंगे। और उसमें जो डायमेंशन बनता है, जो विमाएँ आता है, सवाल भी मैं देखा हूँ, विमाएँ सवाल 1 से 2 सवाल पक्का एग्जाम में पूछ रहा, हर सेट में मैं देखा हूँ, ठीक है। विमाएँ टाइप का कि जैसे कि क्षेत्रफल का विमा क्या है, आयतन का विमा क्या है, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल चूंकि वो लॉन्ग है वो थोड़ा अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ जानते हैं मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों की पद्धति 3 तरह होती है, ठीक है। मात्रकों की सिस्टम ऑफ यूनिट कितने 3 तरह होते हैं। फुट पाउंड सेकेंड, हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में वही फुट पाउंड सेकेंड, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं FPS, है ना, सब स्मॉल में FPS। ये फुट पाउंड सेकेंड है, यानी कि फुट क्या होता है, देखो ध्यान समझे, यहाँ पे 3 चीज है, एक है लंबाई, ठीक है, एक लंबाई है, एक द्रव्यमान है, एक समय है, यही तीनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो फुट पाउंड, यहाँ पे फुट पाउंड सेकेंड में फुट जो है लंबाई का मात्रक है, ठीक है, पाउंड जो है द्रव्यमान का मात्रक है और सेकेंड जो है समय का मात्रक है। तो इसको शॉर्टकट में FPS बोलते हैं। और इस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। क्या है, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम बोले, हिंदी में वही लिखा था ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि FPS या ब्रिटिश पद्धति इनमें से कौन है, FPS दे देगा, CGS दे देगा, MKS दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश पद्धति क्या है, FPS। और F बोले तो ये फुट है जो लंबाई का मात्रक यहाँ बताती है, पाउंड है जो कि द्रव्यमान का मात्रक बताती है, सेकेंड है जो कि समय का मात्रक बताती है। अब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। मैं इसको हिंदी में लिखा बिकॉज हिंदी में भी यही शब्द है ना, हिंदी में भी सेंटीमीटर ग्राम पर लिखना है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख दिया हूँ, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CGS। सुने होंगे CGS पद्धति, है ना। किसी किसी राशियां हैं, कुछ राशियां हैं जैसे कि मैं बताऊंगा आगे, उसमें CGS पद्धति में उसका मात्रक अलग है, ठीक है, CGS पद्धति में उसका कुछ मात्रक अलग है। ये हो गया। इसको बोलते हैं मीट्रिक। क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में वही लिखा था मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम। तो CGS पद्धति को मीट्रिक सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए CGS, यहाँ पे जो लंबाई का जो मात्रक है, CGS में लंबाई का मात्रक C4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे जो किलोग्राम है, द्रव्यमान जो देख रहे हैं, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये बात याद रखें। तो CGS में आपका लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक चेंज हो गया, FPS में भी उसका मात्रक चेंज हो गया। और CGS को बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो मीटर यहाँ पे क्या है, इसको हम शॉर्ट में M लिखेंगे, ये K है, ये S है, MKS पद्धति, है ना, CGS पद्धति, FPS पद्धति, ये सब याद रखें। यहाँ पे जो देख रहे हैं मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक क्या बताती है, मीटर बताती है। किलोग्राम जो द्रव्यमान का मात्रक हो गया, और सेकंड जो गया समय का मात्रक। तो यहाँ पे दो तीन बातें मिल रहा। समय का मात्रक तीनों में सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान को हम किस में माप रहे हैं, कभी कभी द्रव्यमान को पाउंड में माप रहे हैं, देखो पाउंड में माप रहे हैं, कभी द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में माप रहे हैं, कितना ग्राम हुआ, लेते हैं ना, दूध लेते हैं या चावल लेते हैं तो बोलते हैं कितना ग्राम चावल है, आधा कुछ ग्राम, 50 ग्राम, है ना, 1 किलो। तो कभी किलोग्राम में भी मापते, तो ग्राम और किलोग्राम और पाउंड। लंबाई के भी मात्रक कभी फुट में भी मापते लंबाई, है ना, और भी मात्रक कभी सेंटीमीटर में माप लेते हैं, कभी मीटर में माप लेते हैं, कभी किलोमीटर भी हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी हो जाएगा। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो इंटरनेशनल पद्धति। अब मैं आपको उसके बारे में बता दूँ।
इंटरनेशनल जो पद्धति, जो मानक दिया गया है, जो आधारी राशियां हैं, तो आपको मैं बताऊं कि 1967 में 11वीं सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 11वीं सम्मेलन हुआ था 1960 में हुआ था, 1960 में 11वीं सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है कुल जो राशियां, आधारी राशि जो है टोटल 6 बताई गई थी। ठीक है, कितनी? 6 बताई गई थी। 1960 में इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था, ठीक है, मानकों के लिए, राशि के लिए। तो ये जो है 6 राशियां बताई गई थी। फिर 1970 में एक क्या बोलते हैं उसको, मोल, ठीक है, मोल को जो जोड़ दिया गया था और टोटल 7 हो गई। तो ये बात आप याद रखें कि आधारी राशियां टोटल कितनी हो गई? टोटल आधारी राशियां जो है 7 हो गई। आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, देखिए कौन कौन, जैसे कि लंबाई है, ठीक है, लंबाई देख रहे हैं, लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर है। हाँ, लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर है, उसको m से डिनोट करते हैं। उस तरह से देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा? मास। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। आपको कुछ इंग्लिश वर्ड कुछ याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आप पूरा इंग्लिश बोलने आए या ना उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और इसका मात्रा क्या है? केजी। केजी शॉर्ट में लिखते हैं क्या? केजी लिखते हैं। उस तरह से देखिए समय, समय के तो मैं बता रहा हूँ, समय का मात्रा क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अभी आ रहे हैं स्मॉल एस में लिखते हैं। फिर आपको देखिए विद्युत धारा, ये तो आप पढ़ चुके क्लास 10 में। विद्युत धारा क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसको कैपिटल ए से जो है वहाँ पे डिनोट करते हैं। फिर आपका है ताप, जिसको बोलते हैं तापमान, टेम्परेचर बोलते हैं, और उसका मात्रा होता है केल्विन। आप आगे भी पढ़ेंगे तापमान का मात्रा। 3 बात आप याद रखें, तापमान का मात्रक केल्विन भी है जिसको के से लिखते हैं। ठीक है, तापमान का मात्रक सेल्सियस भी है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट है। ये सवाल आ सकता है, तो तीनों होता है। ठीक है, हम लोग डिग्री सेल्सियस जानते हैं, है ना, फ़ारेनहाइट भी जानते हैं। टेम्परेचर जो बॉडी में चेक करता है, क्या बोलते हैं, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये भी नापते हैं। केल्विन में भी मापा जाता है, अभी इसके बारे में बताने वाले हैं। तो फिलहाल तापमान का जो रियल मात्रक है वो है केल्विन। ठीक है, केल्विन, उसको के से, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रा क्या होता है? कैंडेला। क्या नाम है? कैंडेला है, और कैंडेला को सीडी से इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण, यही लास्ट में ऐड किया था, इसको बोलते क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और मोल इसका मात्रक है मोल। ठीक है, और इसको जो है एम से, MOL से डिनोट करते हैं। फिर अब देखिए कुछ मात्रक है संपूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक मात्रक 2 है, ये भी शायद आप 10 में पढ़ोगे। संपूरक मात्रक 2 है। कोण, क्या? समतल कोण और घन कोण। दिख रहा है आपको? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक है वो है रेडियन। क्या बोलते हैं उसको? रेडियन बोलते हैं, इसको RD से डिनोट करते हैं। और घन कोण जो देख रहे हैं उसको अस्टेरेडियन बोलते हैं। समतल कोण को रेडियन बोलेंगे और घन कोण को अस्टेरेडियन बोलेंगे। इसको क्या? SR से डिनोट करते हैं। ये दोनों, ये बात आप ध्यान से रखें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो ये जो मैं बताया हूं इसको याद रखें। सबसे पहली बात तो ये भी याद रखें कि आधारी राशियां कितनी हो गई? 7। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि आधारी राशियां कितनी होती हैं? 7 होती है। ठीक है, संपूरक राशियां कितनी होती है? 2 होती है। आधारी राशियां याद रखना है, उसका मात्रक याद रखना है, और उसको किससे डिनोट करते हैं। देखो, आधारी राशि याद करना बहुत ही जरूरी, इसलिए जरूरी क्योंकि अगर आप उसको याद नहीं करते हो तो फिर आप आगे फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो व्युत्पन्न जो राशियां हैं, जैसे कि किलोग्राम, तो किलोग्राम जानने के लिए जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया, बहुत कुछ है। ठीक है, उनका फॉर्मूला जानने के लिए आपको बेसिक क्वांटिटी जो है वो आपको याद होना चाहिए। याद होगा, ये 7 याद रहेगा तो आपको इसी 7, ये 7 पिलर है, और ये पिलर अगर कस के पकड़ लेंगे तो आगे भी आपको काम आने वाला। फिर कुछ आप देखें SI उपसर्ग के कुछ अलग से, जैसे आप पढ़े ना, क्या बोलते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, ये सब आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, उसको याद कर ले, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें जब नोमेरिकल बनाएंगे तो इस तरह से आता है, मिली, माइक्रो, नैनो दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। किलो हो गया, मेगा, जीगा, है ना, पेटेरा, पेटा, एक्सा, ये पावर आप याद रखें। और जो इसका इंडिकेट है ना, जैसे कि ये हो गया, है ना, ये हो गया, जो शॉर्टकट में उसका जो इंडिकेशन किया जा रहा है जिससे, वो भी कभी कभी सवाल पूछता है, लेकिन उतना हल्का भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो मैं तो आपको बताया था ना वो कि अगर आप 90 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बना ले तो आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म है। तो बच्चा, एक टैलेंटेड स्टूडेंट से मेरे से बात हुई थी, वो बता रहे थे सर
40-50 में मेरा चक्का जाम हो जा रहा। मतलब मैं उसमें देखा ये जा रहा, मैथ का जो क्वेश्चन है ना बाबू, मैथ क्वेश्चन पूरा 10 बेसिस पे है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपका जैसे कि परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, तो ये 8वां क्लास का है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में आपको 9 का बहुत सी ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सब जो आप याद कर लें। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्युत्पन्न जो राशियाँ हैं उनको कैसे आप, उनका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आप। तो व्युत्पन्न राशि बहुत सारा हो जाएगा, उनको मैं बताऊंगा जब विमाएँ बताएंगे, डायमेंशन सब में बताएंगे, ठीक है। जैसे पहला है क्षेत्रफल, हम लेते हैं। अब देखिए व्युत्पन्न राशियों में आधारी राशियाँ का क्या महत्व है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप मुझे बताएं, किसी भी चीज़ की लंबाई मापने के लिए आप क्या यूज करोगे, चाहे मीटर यूज करोगे, चाहे सेंटीमीटर यूज करोगे, चाहे मिलीमीटर यूज करोगे, चाहे किलोमीटर यूज करोगे, यही है ना लंबाई। किसी चीज़ की लंबाई, जैसे ये बोर्ड है, मैं बोलूँ इसकी लंबाई क्या है, तो आप तुरंत मीटर लगाओगे और इसको यहाँ पे नाप लोगे। तो चौड़ाई के लिए क्या करोगे, चौड़ाई के लिए भी तो मीटर ही लगाओगे, ऐसा तो कहीं नहीं कि हाथ लगाओगे। जैसे कि लंबाई मापने के लिए हाथ अगर लगाते हैं, 1 हाथ 2 हाथ, तो चौड़ाई मापने के लिए भी हाथ लगाएंगे। लेकिन हमको लंबा नापना, यहाँ से उतना दूर, मतलब 20 किलोमीटर जो भी हो, तो उसको नापने के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे। यही बोर्ड को मापने के लिए हम अगर मीटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक बोलें कि ये है 15 मीटर है, मे भी, है ना, सॉरी 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो लंबाई भी मापने के लिए आप वही मीटर का इस्तेमाल करोगे ना, है ना, या कोई भी मीटर हो लेकिन रहेगा तो मीटर में। मतलब बात तो वही पहुंच रही है, या तो अगर आप लंबाई मीटर को मापते हो तो चौड़ाई भी मीटर में मापना पड़ेगा। लंबाई सेंटीमीटर में मापेंगे तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर। कोई किताब है, किताब की लंबाई मापने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लगा लेते हैं, सेंटीमीटर माप लेते हैं। सड़क की लंबाई नापनी है तो क्या करेंगे, हम किलोमीटर मापते हैं। तो जो लंबाई मापते हैं चौड़ाई भी मापते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यही हो गया क्षेत्रफल का, ये मात्रक है क्या, मीटर स्क्वायर। तो यही इसी से फॉर्मूला ये बन गया। अब अगर ये फॉर्मूला पता रहेगा तो डायमेंशन भी बनेगा। डायमेंशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल देखिए, आयतन देखते हैं। कोई भी चीज़ की, किसी भी राशि का, कोई किसी भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका अगर आयतन निकालना है, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है ना, गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। कोई टंकी है, उसका हमको आयतन निकालना, तो क्या करते हैं, ये तीनों यूज करते हैं। लंबाई को, टंकी का अगर लंबाई मापना है तो मीटर में मापेंगे। अच्छा, आपको मर्जी मीटर में मापो, सेंटीमीटर में मापो, मिलीमीटर में मापो, जैसे माप दो। अगर मैं बोलूँ मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप दोनों तरफ 100 से गुना, इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा, इसको, यानी कि बन जाएगा क्या, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर गुना करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर। स्क्वायर करोगे उसको तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई को अगर हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को अगर मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। क्योंकि लंबाई भी मीटर ही लगाएंगे, चौड़ाई के लिए भी मीटर इस्तेमाल करेंगे, ऊंचाई के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, मीटर पे पावर 3। तो ये हो जाएगा आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, किलोमीटर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आयतन तो जब भी मापेंगे, कोई भी चीज़ का आयतन होता है, चाहे वो घर को हो, चाहे वो बॉक्स हो, किलोमीटर में तो उतना लंबा आयतन नहीं रहेगा तो मीटर में रहेगा, या सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जानते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, एक है घनत्व। देख कैसे बनता है ये घनत्व, जिसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी बोलते हैं घनत्व। अब घनत्व का जो मात्रक है वो कैसे पता करेंगे हम, घनत्व का मात्रक क्या होता है, उसको पता करने के लिए हमको घनत्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा समय, सॉरी आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है घनत्व का फॉर्मूला, होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, अभी पढ़ चुके, आधारी राशियां हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आपको पता है केजी होता है, क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। और आयतन का मात्रक कभी पढ़े, मीटर क्यूब, है ना, तो मीटर का क्यूब। तो एक हमारा द्रव्यमान का जो मात्रक हो गया, क्या हो गया, केजी, सॉरी घनत्व का जो मात्रक हो गया, घनत्व का जो मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। एक हमारा ऐसे, कभी कभी पता है क्या करता है, ये जो एम है ना, यानी कि इसको ऐसे लिखा हुआ केजी बाई
मीटर का क्यूब, ये है, इसको ऊपर ले चला गया तो ऊपर ले चल जाएंगे। आपको पता है, ये तो पढ़े होंगे ना, एक से पर पावर -1 रहता तो क्या होता है, जब माइनस हो तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये पावर माइनस वाला क्या बनता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो सेम लाइक इसी तरह से यही ऊपर चला गया तो क्या, देखो प्लस में था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो सेम यहाँ पे भी है ना, ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होता है, kg और m, ये m जो है ऊपर चल जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो kg इंटू m पर पावर -3, ये भी हो गया घनत्व का मात्रक हो गया। और kg प्रति मीटर क्यूब, इसको बोलेंगे घनत्व मात्रक। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, kg क्या बोलते हैं, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्यूब, है ना, वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये कैसे आया, घनत्व का जो मात्रक निकाले कैसे आया, हमको फार्मूला पता होना चाहिए, घनत्व का फार्मूला क्या होता है। कल वाले वीडियो में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें सिर्फ मैं फार्मूला बताऊंगा, सबका फार्मूला, और उसी फार्मूला से डायमेंशन एकदम आसानी तरीके से निकालेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक सवाल भी आ जाए, है ना। तो खैर कोई सवाल छूटने वाला नहीं। चलिए अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से कि मात्रक कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद रहेगा तब आपको मात्रक निकल है। अब एक बात और याद रखें, एक होता है दाब, ठीक है, दाब, प्रेशर। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, ये देखें, बल बटा क्षेत्रफल, ये होता है दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब को इसको प्रेशर बोलते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, आप पढ़े होंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से लिखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक अभी पढ़े, क्या पढ़े, मीटर का स्क्वायर, है ना, चूंकि यही तो था ना, मीटर का स्क्वायर। यानी कि दाब का जो SI मात्रक बनेगा, क्या बनेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक तो हमारे ये बन गया। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, m को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, पावर हो जाएगा माइनस में। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर पावर -2। ये भी क्या है, ये भी दाब का SI मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे हो गया न्यूटन इंटू मीटर पर पावर -2। ये बात आप याद रखें। अच्छा, ये दाब जो है, दाब का मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर पर पावर -2 हो गया। दाब का एक मात्रक होता है पास्कल, है ना, पास्कल होता है, इसको PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, PA से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखें। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और आपको पता वायुमंडलीय, जैसे वायुमंडल दाब है, वायुमंडल दाब मापते हैं, प्रेशर मापते हैं, तो वायुमंडल के जैसे बैरोमीटर हो गया, है ना, मैनोमीटर हो गया, बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो वायुमंडल दाब तो पास्कल में मापा जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, वो बात आप याद रख रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर ATM ये बोलते हैं। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर मतलब एक वायुमंडलीय दाब, इसका होता है आप 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम मतलब अप्रोक्सीमेट में, है ना, अप्रोक्सीमेट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.01, है ना, ऐसे डाल सकते हैं, इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, PAS के मतलब हो गया पास्कल। तो ये हो गया वायुमंडल नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो हो गया ना, एक एटमॉस्फेयर बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि एक एटमॉस्फेयर बराबर इतना होता है। ये है रियल, ये अप्रोक्सीमेट में आया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हम जानते हैं जी कि उष्मा का मात्रक क्या हो गया, ताप का मात्रक क्या हो गया, इसको मिटाते हैं। ताप का मात्रक हम पढ़े, केल्विन पढ़े ना, कहीं कहीं ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी देता है। ठीक है, कहीं कहीं ताप का मात्रक क्या आता है, डिग्री सेल्सियस देता है। तो आपको पता है कि बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ जो गलता है, गलने का मतलब पिघलना मत समझिए, गलने का मतलब जो जम जाना। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का क्वथनांक होता है, क्वथनांक बोलते हैं जब खौलता है, तो बर्फ बोले तो पानी बोले, है ना, पानी का क्वथनांक बोले, या बर्फ तो ही पानी बनेगा तो खौलेगा, तो उसका जो क्वथनांक का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस बात को आप याद रखें, जो 0 डिग्री होता है ना बर्फ का क्वथनांक, 0 डिग्री बर्फ का गलनांक,
बर्फ का गलनांक जो हो जाता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इसको अप्रोक्सीमेट में मतलब लगभग में 273 केल्विन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री जब रहेगा तो उसको केल्विन में कितना पढ़ेंगे, 273 केल्विन। समझ में आ रहा ना, जब 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 डिग्री 273 केल्विन, सिर्फ डिग्री नहीं। अच्छा, बर्फ का अगर जानते हैं पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपको एक बात तो पता चल गया है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होगा, तो जब 100 होगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं 100 प्लस यही वाला वैल्यू जोड़ते हैं, फिर अप्रोक्सीमेट में करके लिख देंगे। इतना होगा तो कितना हो गया 373.15 केल्विन। ये है एकदम कंफर्म वैल्यू है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट में कैसे लिखेंगे, 373 केल्विन। तो आप याद रखें एक बात, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा, न्यूमेरिकल में भी सवाल आ जाएगा कि अगर 0 डिग्री है तो 273, यानी कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। ठीक है, और 100 डिग्री बराबर क्या होता है 373 केल्विन। अगर 0 डिग्री के यहाँ पे कुछ और दे दे, अगर बोले 45 डिग्री है ना, जैसे मान लें कि या अभी का तापमान में भी, अभी का तापमान मान लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं है ना। अब उसको केल्विन में बदलना तो क्या करेंगे, केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, क्योंकि 0 डिग्री बराबर इतना होता है 273 मान लेते हैं 273, तो इसमें ये 45 क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा हमको, 45 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 5 3 8 318 केल्विन। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे, तो केल्विन में बनाने के लिए हमको इस 0 डिग्री वाला सेल्सियस में जितना भी केल्विन रहे उसमें उतना ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर केल्विन से बोलेगा इसको, अब देखिए अगर सवाल दे दे उलट करके कि किसी जगह का टेम्परेचर 318 केल्विन है, किसी भी जगह का टेम्परेचर 318 केल्विन है, तो वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, क्योंकि बंदा तो डिग्री सेल्सियस पता चलता है ना, बहुत लोग, हर लोग डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री तापमान है, केल्विन को बहुत कम जानते हैं, पढ़ा लिखा जानते हैं है ना, फिजिक्स वाले। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे है, तो देखो ये दिया है 318 केल्विन दिया हुआ है, हमको लाना डिग्री सेल्सियस में, तो आपको पता है कि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है, तो 273 यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, क्या ये 45 डिग्री सेल्सियस है। ये बात आपको याद रखना, ये सवाल आपको न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें। तो 0 डिग्री बराबर कितना केल्विन होता है पता चल गया आपको। अब आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल है ना, पढ़ चुके 10 में पढ़े, और ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है जी, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, और ऊष्मा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक पता क्या होता है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊष्मा, हीट, टेम्परेचर, ऊष्मा, जैसे कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कितना ऊष्मा एनर्जी उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी को अगर बड़ा मात्रक में लिखना है तो क्या हो, किलो कैलोरी बोल सकते हैं उसको, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो जैसे कि यहाँ पे पता चल गया, अब यहाँ पे देखो किलो कैलोरी है, इसको कैलोरी के में कैसे लिख सकते हैं, ये किलो कैलोरी बोले तो 1 किलो कैलोरी, तो अगर इसको हमको कैलोरी में लिखना है तो अब जैसे पढ़े है ना कि 1 लीटर बराबर 1 लीटर में कितना ग्राम, कितना मिलीलीटर होगा, या 1 किलोग्राम चावल में कितना ग्राम चावल होगा, तो आपको पता है 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे 1 किलो कैलोरी मिलके कितना बनेगा, 1000 कैलोरी मिलके क्या बनेगा, 1 किलो कैलोरी बनेगा। ये पॉइंट आप याद रखें। दूसरी बात ये है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, इतना होता है। रियल वैल्यू ये है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। इसको अप्रोक्सीमेट में यानी कि लगभग कितना लिखेंगे, 4.2 जूल। ये पढ़े हैं किताब में, सवाल ऐसे ही आता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। ये बात याद रखें, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अच्छा, ये इसी को कभी कभी उल्टा करके पूछता है कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर, यानी कि 1 कैलोरी बराबर हो गया है
4.2 जूल। अब 1 जूल निकालना, ये जूल, अब तो इजी है ना, ये 1 जूल निकालने के लिए इसको इधर भेज के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 अगर जूल निकालना है तो 1 को 4.2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.238 इस टाइप का और बहुत सारा नंबर आते रहेंगे। इसको आप अप्रोक्सीमेट में कैसे लिखेंगे, इसको आप ये मतलब बहुत अनंत संख्या आते रहेंगे, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट में कैसे लिखेंगे, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये होता है कैलोरी। याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। अब अगर इसको हम लॉन्ग कर दें, हम अगर बोले 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो, अच्छा 1 कैलोरी में कितना जूल हो गया, 4.2 जूल हो गया, ठीक है। अब 1 किलो बोला गया तो हम 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट काटेंगे, 1 जीरो यहाँ पे 0 0 कट गया, कितना हो गया 4200 जूल। यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4200 जूल आप चाहो तो लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, इसको तो देखो जो बता रहे सब ध्यान में रखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल तो किसी भी कंडीशन में दे सकता है ना, किसी भी सिचुएशन में सवाल दे सकता है, किलो कैलोरी में दे सकता है, इस तरह भी एक्सप्लेन करके भी दे सकता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 किलो कैलोरी है, अगर 1 किलो कैलोरी है, इसको अगर लिखना हमको जूल में, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो 1 किलो यहाँ पे लग गया ना, तो आप भी यहाँ पे किलो लगा दो, 4.2 किलो जूल। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको सवाल दिख रहा है। सवाल क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखें। बोला गया सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करना है, ठीक है। केल्विन में दिया हुआ, सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। 300 के दिया हुआ, कितना लिखा हुआ 300 के, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, 300 में 273 क्या करेंगे, घटा देंगे केल्विन। हाँ, केल्विन लिखेंगे, घटाते हैं, घटा के आ जाएगा हमारा क्या, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो देखो 10 में से 3 घटेगा 7 और 9 में से 7 घटेगा 2, हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका सवाल यहाँ पे है, दूसरा सवाल देखिए क्या बोलता है, 573। चलिए ठीक है, बनाइए इसको। क्या करेंगे, 573 में 373 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी 273 ना, 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा। सवाल याद रखें कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं। दूसरा सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा सवाल देखो दिया हुआ है और क्या बोलता है, तापमान केल्विन में परिवर्तन करना, मतलब अब दे दिया डिग्री सेल्सियस में दे दिया और आपको केल्विन में बदलने बोल रहा, ठीक है। पहला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ। अब इसको क्या करना, केल्विन में बदलना। केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये तो खैर इजी है ना। इसमें 273 केल्विन में बदलने के लिए 225 में 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है, 298 केल्विन हो जाएगा। दूसरा दिया है 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको भी केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 373 में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 3 6 7 7 14 और कितना 3 2 5 1 646 डिग्री सेल्सियस। ओ माय, केल्विन क्या, ये केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको अच्छी आसानी तरीके से आ गया, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में पूछा था। ये भी सवाल याद रखें। अच्छा, इसका एक फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन है, C/5 बराबर F-32/9। देखो ये मैं बता रहा हूँ, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है ये, ठीक है, रिलेशन है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया रहे और बोले कि सॉरी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया रहे और फ़ारेनहाइट आपसे पूछे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट दिया रहे तो टेम्परेचर निकालेंगे। यानी कि जैसे कहने का मतलब आपको पता है ना कि बॉडी का टेम्परेचर तापमान कितना 37 डिग्री सेल्सियस है ना। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब 37 पुट करोगे,
है ना। जब डिग्री सेल्सियस में 37 होता है बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री, या कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री से अगर आप निकालोगे तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। जब यहाँ पे 37 रख दोगे तो चूंकि 10 में पढ़ चुके हैं इसको तो ईजी है ना बनाने के लिए, तो 98.6 से आ जाएगा। और आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 नॉर्मली टेम्परेचर होना चाहिए, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिलेशन याद रखें, C/5 F-32/9, ठीक है। तो ये सब डिग्री सेल्सियस क्लियर हो गया आपको। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, लोहे के एक टुकड़े का आयतन दिया हुआ 0.45, ठीक है, मीटर क्यूब, उसका द्रव्यमान भी दे दिया है। अब बोलता है कि घनत्व निकालने के लिए, घनत्व जो भी पढ़ चुके घनत्व के बारे में, तो घनत्व इजी है ना। जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, लोहे का आयतन बोले तो भी दिया हुआ है ना 0.45 मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन क्या दिया, भी मतलब वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है। और आपका क्या दिया, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। तो मास कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ 3510 kg, है ना, 3510 kg ये दिया हुआ मास दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है घनत्व। घनत्व को जो है ना ऐसे डिनोट करते हैं, घनत्व को ऐसे डिनोट करते हैं, पी के टाइप कराता है थोड़ा सा। आपको घनत्व का फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको, घनत्व का फॉर्मूला क्या पता है, kg, है ना। ये तो हिंदी में लिख लेते हैं ना, हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान, या तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं m/v, है ना। ये हुआ ना द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का फॉर्मूला कितना है, कितना दिया हुआ 0.45, और ये कितना दिया हुआ है 3510 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करते हैं। उल्टा मैं लिख दिया हूँ, 3510 ऊपर रहेगा kg, और ये है 0.45 मीटर क्यूब। देखिए जब भी सवाल ऐसा दे दे तो आपको कोशिश ये करना है कि नीचे वाला को हटाना है और ऊपर ले जाना है, ठीक है। नीचे वाला को हटा के ऊपर, चाहे जिस हाल में ले जाए ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, काटा पीटी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट काटेंगे तो कहाँ चल जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 35 हो जाएगा, 10 गुना इस 100 बन जाएगा ऊपर में, और 45 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे काट देखते हैं, जब यहाँ पे काटते हैं तो 3 0 है, यहाँ पे 2 है, 78, 8 5 40, 45 को मैं काट देता हूँ, 8 5 40, 5 7 5 35, 36 37 39, 39, 8 32, 9 2 11, है ना। इसको काटेंगे आप तो 78 बार से कट जाएगा, ठीक है। 45 से काटोगे तो 78 बार से कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 78 और 2 0 बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मीटर क्यूब था ना, नीचे क्या था, मीटर क्यूब था, और ये क्या था, केजी था, है ना, तो केजी हो जाएगा। और ये मीटर क्यूब को, ये मीटर को ऊपर ले जाएंगे, आप बताओ मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। क्या पावर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी आपका आंसर ऐसे दिया नहीं रहेगा, आपका आंसर दिया रहेगा मानक रूप में। मानक रूप में कैसे निकालते हैं, 8वां क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। मानक रूप में करने के लिए हमको 1 अंक के बाद पॉइंट आना जरूरी है, तब मानक रूप होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम 78 है ना गुना 100 कर ले, या तो 100 के जब ऐसे लिखते हैं 10 पर पावर 2, इसी को तो 100 बोलते हैं। और ये केजी ऐसे रहने दो, मीटर पर पावर -3। अच्छा ये क्या करेंगे, 78 को मैं आपको दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 78 को मैं लिख सकता हूँ 7.8 गुना 10। क्या बात है, लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट काटेंगे तो 10 तो कट ही जाएगा, लेकिन हमको बनाना है मानक रूप में, ठीक है। ये पावर 2 है ना, 10 पर पावर 2 है, ये केजी मीटर पर पावर -3, तो कितना हो जाएगा 7.8, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, अब 2 एक पावर यहाँ पे, एक पावर 2 पावर यहाँ पे, तो कितना हो गया 7.8 और 10 पर पावर 3 हो गया, केजी हो गया, मीटर पर पावर -3। ये हो गया आंसर, हो गया घनत्व का। अब चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि 1 फुट दिया हुआ है, उसको बदलना है मीटर में व्यक्त करना है, ठीक है, फुट को मीटर में। तो चूंकि आप जानते हैं जी, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। 1 फुट बराबर 12 इंच, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और हमको फुट को बदलना है मीटर में, ठीक है। 12 इंच, 12 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये भी पता करेंगे। 12 इंच में 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है,
तो 1 इंच बराबर डियर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर ये होता है। 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, 2.54 सेंटीमीटर हो गया, है ना जी। क्योंकि 1 इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या करेंगे, 12 इंच बराबर 12 से गुना कर देंगे। ये है सेंटीमीटर में, सवाल क्या बोला गया, मीटर में बदलिए, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। इसको गुना कर देंगे आप, तो मैं बताता हूँ 30.48 मीटर आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा गुना करने पे। अच्छा ये है हमारा सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से अगर इसको हम बनाते तो कितना आ जाएगा, 30 और 48, अगर पॉइंट काटते तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो तो ऑलरेडी है और 2 जीरो और आ जाएगा। अब फिर आप बोले, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं आपको आसानी तरीके से बता रहा हूँ। 4 जीरो है तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 30 48 है, यहाँ पे पॉइंट होगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना मीटर, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही काफ़ी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आप लोग कैसा लगा आप लोग को, मेरे पास आप लोग कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो डायमेंशन चैप्टर है, डायमेंशन है, आप जो विमाएँ सवाल पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो वो सवाल को मैं आपको बताऊंगा। नीचे कमेंट जरूर करेंगे आप लोग को कैसा लगा, मजा आया पढ़ने में, डायमेंशन विमाएँ पढ़ना है, नीचे कमेंट करेंगे, ओके। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ओके। 9th क्लास वाले भी इसका एंजॉय ले सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।